कहानी के स्टार्ट में हम एक शिप के कैप्टन रॉबिन्सन को देखते हैं। वो नेवी में काम करता था, लेकिन अब 11 साल से वो एक कंपनी एगोरा में काम करता है। ये कंपनी समंदर में डूबे हुए और गुमे हुए जहाजों को बाहर निकालने का काम करती है। फिर एक दिन ये कंपनी कुछ लोगों को जॉब से निकाल देती है, जिनमें रॉबिन्सन भी शामिल था। अचानक से जॉब से निकाले जाने पर रॉबिन्सन बहुत दुखी होता है, क्योंकि इन 11 सालों में उसकी बीवी और बेटा भी उससे बिछड़ चुके थे। अपने काम की वजह से वो उन्हें टाइम नहीं था दे पाता, जिसकी वजह से उसकी बीवी उसे अलहदा हो जाती है। रॉबिन्सन का एक 11 साल का बेटा होता है, जो कि अब उसकी वाइफ के साथ रहता है। उस कंपनी में रॉबिन्सन का एक दोस्त जिसका नाम कर्स्टन होता है, वो भी काम करता है। कर्स्टन को भी उस जॉब से निकाल दिया जाता है। कर्स्टन पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहता है, जिस वजह से वो डिप्रेशन की टैबलेट्स भी इस्तेमाल करता है। एक दिन सभी एक बार में बैठे होते हैं तो कर्स्टन एक सीक्रेट के बारे में बताता है, लेकिन इससे पहले हम ब्लैक सी के बारे में बात करते हैं। ब्लैक सी 5 मुल्कों से सराउंडेड है और इसकी गहराई 2200 मीटर है। कर्स्टनी ने इसकी तलाश के बारे में बताता है, जो अगोरा ने ब्लैक सी में की थी। 1941 में हिटलर की फौज नाजी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी और उस वक्त रूस जंग की लपेट में नहीं आया था और रूस को डर था कि कहीं जर्मनी रूस पर हमला न कर दे। और इस बात का फायदा उठाते हुए हिटलर ने रूस से कर्जा मांग लिया, 2 टन गोल्ड। और इसकी कीमत का अंदाजा खुद लगा लें। हिटलर ने रूस से एक कश्ती ली जिसमें उसने सोना भरा, मगर वो जहाज हिटलर तक नहीं पहुंचा। रास्ते में ही कहीं डूब गया या फिर डुबो दिया गया। मगर हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया और इस 4 साल जंग में लाखों लोग मारे गए। इसके बाद एक ओशियानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक यू बोट ढूंढ ली और इस बात का दावा किया कि इसमें स्टेलन ने गोल्ड रखा था। अपनी इसी इंफॉर्मेशन को वो जॉर्जिया सरकार के पास ले गए और उन्हें इस यू बोट की लोकेशन दी। जॉर्जिया सरकार इस यू बोट को निकालने के लिए मान गए और 1 महीने के बाद रूस और जॉर्जिया के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और सारी हदें पार होती चली गईं। रूस को यू बोट की लोकेशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन जॉर्जिया को इस बारे में पता था। लेकिन जब तक झगड़ा खत्म नहीं होगा, कोई भी ब्लैक सी में दाखिल नहीं होगा और वो यू बोट तब तक समंदर में ही पड़ी रहेगी। जब रॉबिन्सन को इस बारे में पता चलता है तो वो एक अमीर आदमी से इस बारे में डिस्कस करता है, क्योंकि इस बोट की तलाश में काफी पैसे लगने वाले थे और इनको पैसों की सख्त जरूरत थी। एक आदमी जिसका नाम लेविस होता है, वो इस बोट की तलाश के लिए उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो सारे गोल्ड का 40% मांगता है और इस पर रॉबिन्सन राजी हो जाता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त कर्स्टन डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। रॉबिन्सन को इस तलाश में पैसा लगाने के लिए इन्वेस्टर मिल जाता है। सबसे पहले वो सबमरीन खरीदता है जो पुराना होता है, मगर इसे खरीद लेता है। रॉबिन्सन के साथ एक रशियन दोस्त होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है। वो दोनों प्लान बनाते हैं और इसकी तलाश के लिए वो 12 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, जिसमें आधे रूसी और आधे अंग्रेज होते हैं। रॉबिन्सन रशियन लोगों को ग्रुप में इसलिए शामिल करता है कि जो सबमरीन उसने खरीदी होती है वो रशियन होती है और ब्लैक सी पर भी रशियन का कब्जा है। रशियन अपने आदमियों से बचने के लिए मददगार साबित होंगे और इस सबमरीन को चलाने के लिए कम से कम 12 लोगों की जरूरत पड़ती है। रशियन टीम में कुछ सिलेक्टेड लोगों को लिया जाता है जो कि इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। सोने की हिफाजत, इंजन और कुकिंग के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है और गोताखोरी के लिए उन्हें एक माहिर इंसान को रखना होता है जो कि एक पागल होता है, लेकिन वो गोताखोरी में बहुत ही एक्सपर्ट होता है, जिसका नाम फ्रीजर है। टीम मुकम्मल होने और सबमरीन को लेने के बाद वो अपने रास्ते की तरफ रवाना होते हैं। तभी रॉबिन्सन आखिरी बार आसमान की तरफ देखता है। इसके बाद सबमरीन का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और फिर इसे समंदर में ले जाते हैं। ग्रुप का हर आदमी अपनी अपनी पोस्ट संभाल लेता है और सोने की तलाश में निकल पड़ते हैं और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। कैप्टन सभी को एक साथ इकट्ठा करता है और इस बारे में डिस्कशन करता है और उन्हें बताता है कि हर किसी को बराबर का हिस्सा मिलेगा, जो बाकी का 60% है उसमें से, क्योंकि 40% उस इंसान का है जिसने इस पर इन्वेस्ट किया है। डैनियल उस इंसान का असिस्टेंट होता है जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है। डैनियल कैप्टन रॉबिन्सन से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी शख्स के दिल में लालच आ गई तो वो दूसरे शख्स को मार सकता है, क्योंकि इससे सबका हिस्सा बट जाएगा। और कैप्टन को ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। इस सबमरीन में सभी लोग प्रोफेशनल थे और इसी खतरनाक रिसर्च में वो जब यू बोट की लोकेशन के पास पहुंचते हैं, उसी वक्त एक रशियन शिप उनके पास से गुजरता है और वो जल्दी से अपना इंजन बंद कर देते हैं और बच जाते हैं। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि सोने के साथ वो डाइव शाफ्ट को भी अपने साथ ले आएंगे, जो इनके सबमरीन पर धमाके के साथ डिस्ट्रॉय हो गया था। इस डाइव शाफ्ट की मदद से वो फिर से इस सबमरीन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो 2-3 मीटर के फासले पे आगे जाते हैं और यहाँ पे वो यू बोट को ढूंढ लेते हैं। वो यू बोट जिसमें 2 टन सोना था। वो इसके अंदर जाते हैं और ड्राइव
ड्राई शॉप को भी पा लेते हैं और जो ट्रॉली वो अपने साथ लेके आए थे वो ज्यादा वजन को नहीं ले जा सकती थी, यानी कि वो ड्राई शॉफ्ट के लिए ही अंदर आए थे। लेकिन फ्रीजर ड्राई शॉफ्ट में गोल्ड भी भर लेता है, जिसकी वजह से इसका वजन काफी ज्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से इसे धकेलने में काफी जोर लगता है। वो इस ट्रॉली को वापस सबमरीन की तरफ ले जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रॉली बेकाबू हो जाती है और जो भी गोल्ड उसमें था वो सब नीचे गिर जाता है। सिर्फ ड्राई शॉफ्ट ही बचता है। सोना खो देने की वजह से सभी लोग काफी परेशान थे और वो सबमरीन को सतह पर ले जाने की तैयारी करते हैं। मगर यहाँ डैनियल लेविस का असिस्टेंट कैप्टन रॉबिन्सन को एक सीक्रेट बताता है कि ये सब एक प्लान के तहत किया गया है, कि कोई अमीर शख्स लेविस है ही नहीं जिसने ये इन्वेस्ट किया। असल में अगोरा ने जॉर्जिया से एक कॉम्प्रोमाइज किया था कि वो लोग बोट को नहीं निकाल सकते, उनको खतरा है, तो अगोरा के लोगों ने ये प्लान किया था और कंपनी के सभी काबिल लोगों को निकाल दिया, जिसमें तुम भी शामिल थे, जिससे तुम सभी लोग मजबूर हो गए पैसे और इस कंपनी से बदला लेने के लिए। अगोरा ने कस्टन को $30,000 दिए थे ताकि तुम्हें इसकी रिसर्च के लिए रजामंद किया जाए और तुम आसानी से फंस गए। और जैसे ही तुम गोल्ड लेके ऊपर जाते तो अगोरा तुमसे ये सब छीन लेता और तुम सबको गिरफ्तार कर लेता। ये सब सुनकर रॉबिन्सन गुस्से से पागल हो जाता है कि कंपनी इतनी जालिम भी हो सकती है। अब जो गोल्ड पानी में गिर गया था वो तो वापस नहीं आ सकता था। इसके अलावा उनके पास कुछ गोल्ड था जो कि 3 टन था, जो कि इनकी सोच से भी ज्यादा था। अब तो इसमें से लेविस को भी इनको 40% नहीं देना था, यानी कि सारा गोल्ड इन्हीं का था। वो 8 लोग बच जाते थे, जिनमें से हर एक को 82 मिलियन मिलना था अगर वो इस गोल्ड को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी लोकेशन पर नहीं जाएंगे बल्कि किसी और दूर जगह पे जाएंगे ताकि अगोरा से बच सकें। वो लोग गोल्ड ले लेते हैं और ड्राइव शाफ्ट को चलाते हैं और इन्हें इस बात पे शक होता है कि वो शायद चले या ना चले। वो सोचते हैं कि या तो वो हमेशा के लिए निकल जाएंगे या हमेशा के लिए यहीं पे रह जाएंगे और यहाँ पे फंस के मर जाएंगे। वो सबमरीन के इंजन को स्टार्ट करते हैं और साथ ही उनकी सबमरीन स्टार्ट हो जाती है। सभी इस बात को लेके बहुत खुश होते हैं कि वो अब अमीर हो जाएंगे, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उनको हेल्पर की मदद से पता चलता है। वो सबको अलर्ट करते हैं और सबमरीन को रोकने के लिए कहते हैं। वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं और बहुत ही मुश्किल से इसे रोक पाते हैं। मैप में गड़बड़ होने की वजह से वो लोग चट्टानों में फंस जाते हैं, लेकिन वो इन चट्टानों को पार कर सकते थे क्योंकि इनमें से वो 40 फीट में से निकल सकते हैं। अब वो हेल्पर्स को बिठाते हैं और इसे चट्टानों से निकालने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से सबमरीन में ब्लास्ट होता है और वो समंदर में जा गिरती है और इसमें बहुत सारे होल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें पानी भरने लगता है। सभी लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। इस हादसे में सभी लोग मारे जाते हैं, सिर्फ रॉबिन्सन और इसके बाकी 2 साथी बचते हैं। रॉबिन्सन अपने साथियों को बाहर निकाल देता है लेकिन खुद नहीं बच पाता क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए पीछे किसी एक का होना लाजमी था इस सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए, और वो इसी समंदर में सबमरीन के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।